ठीक है, चलिए हेड डालेगा चैप्टर नंबर 3, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन of elements and periodicity in properties, periodicity in properties। ठीक है, बेसिकली पूरे चैप्टर में हमको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, ठीक है, बट पीरियोडिक टेबल वाज नॉट बिल्ट इन अ डे ना, एक ही दिन में नहीं बनी थी। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी एक दिन में नहीं आ गया था, है ना, कितना टाइम लगा ना, पहले थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोर का मॉडल आया, एंड फाइनली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको हम लास्ट में पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, राइट, जो पूरे एटम के कंसेप्ट को समझा रहा है कि एटम 3D मॉडल होता है ना। तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल भी एक दिन में नहीं आई थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके खोजे एलिमेंट्स की स्टडी को इजियर करने का। एक्चुअली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके नेचर में, आप उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दो, ताकि हम पूरे 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करते नहीं बैठेंगे, हम उन 118 को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे एंड विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ दोस ग्रुप्स। दैट इज मोर इफेक्टिव ना, कि आप एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद कर रहे हो, बेटर यू लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप। तो उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होंगे सब एक जैसे होंगे। तो यहां भी आइडिया वही है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है जो आज हम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें टोटल 18 ग्रुप्स है, 18 कॉलम्स है, और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सब एक जैसे। तो मैक्सिमम उनकी प्रॉपर्टीज हम याद कर सकते हैं कि ये 6 एलिमेंट एक जैसे हैं, ये 6 एलिमेंट एक जैसे हैं, तो दैट इज मोर इजियर। तो क्लासिफिकेशन से एलिमेंट्स की स्टडी इजियर हो गई, बेसिकली क्लासिफिकेशन से एलिमेंट की स्टडी हमारी क्या हो गई, इजियर हो गई। बट अगेन पीरियोडिक टेबल जो हम आज पढ़ रहे हैं, इसको बनने में भी टाइम लगा था, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके निकाले। उसमें सबसे पहले जो थे वो थे डॉबर्नियर, साइंटिस्ट थे डॉबर्नियर, जिन्होंने उस समय, देखो डॉबर्नियर के समय सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे ना, धीरे धीरे करके एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे। तो डॉबर्नियर के समय बहुत कम ही एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने क्या किया, जितने एलिमेंट्स उनके समय में थे उन्होंने कोशिश किया उनको 3-3 के ग्रुप में बांटने का, कि हम ये 3 का प्रॉपर्टी याद रखेंगे, फिर ये 3 का, फिर ये 3 का, ऐसे 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया। तो 3-3 के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रायड्स। जैसे 2 वाले ग्रुप को पेयर बोलते हैं ना, वैसे 3 के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रायो भी बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं, ट्रायड्स। ठीक है, तो डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को ट्रायड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, जिसमें 3 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास समझते हैं सभी, हर एक एलिमेंट के एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है और एक एटॉमिक मास होता है। वो नंबर और मास से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं एंड कितने न्यूट्रॉन हैं। ये तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें उस 2 नंबर से मिल जाती है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। समझ रहे हैं? तो इन्होंने मास को क्राइटेरिया चूज किया क्लासिफाई करने के लिए, इन्होंने डॉबर्नियर ने। तो उन्होंने 3 एलिमेंट लिए, लेट्स टेक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों को उन्होंने सेम ग्रुप में रखा, उनके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम थी और सही थे। वो आज की टेबल में भी ये तीनों एक ही कॉलम में है, याद है, अपने एक कॉलम ऊपर बनाया था ना, ये हेलिना की रब से फरियाद जो लिखे थे उसमें ये लीना की, इसमें और भी थे हमारे, हाइड्रोजन था, ऊपर लिथियम था, फिर नीचे सोडियम, फिर पोटेशियम। ये मैं आज की टेबल के बारे में बता रहा हूँ ना, हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीशियम और लास्ट में फ्रांशियम। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है आज की टेबल का। तो देखो आज की टेबल में भी ये तीनों एक ही ग्रुप में है ना, और उस समय भी डॉबर्नियर ने तीनों को एक ही ग्रुप में रखा था। मतलब उनका ये तो सही था कि तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, समझ रहे? पर इन 3 को ग्रुप में रखने का एक कारण और भी था। उन्होंने कहा था कि हम 3 को ग्रुप में रखेंगे और 3 में जो पहला और आखिरी वाले का जो मास है, उनका जब एवरेज निकाला जाएगा तो बीच वाले एलिमेंट का मास आ जाएगा। और आ भी रहा है, देखो 39 + 7 = 46,
46 डिवाइड बाय 2 इज 23, जो कि सोडियम का मास होता है। समझ रहे ना? तो उनके ये तीन एलिमेंट्स ट्रायड में किस तरीके से बटे थे? एक तो पहला एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस सेकेंड तरीका क्या था कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आप निकाल सकते हो पहले और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल के, या तो अप्रोक्सीमेटली सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम आएगा, या तो अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास कुछ आएगा एवरेज। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रायड्स में बांटना चालू किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उनके समय, उनसे वो सिर्फ 2-3 ट्रायड्स ही बना पाए। उनके बाद वो ट्रायड्स को बना ही नहीं पाए। ट्रायड्स मतलब इस तरीके का हर कोई शो नहीं कर रहा था कि सेकेंड बीच वाले एलिमेंट का मास आजू बाजू वाले के मास का एवरेज आ रहा हो। तो इसलिए फिर उनका लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। उनका जो तरीका था क्लासिफाई करने का एलिमेंट्स को, वो फेल हो गया। समझ में आ रही बात? चलो पहले डॉबर्नियर के बारे में लिखते हैं, उसके पहले भी ये लिखते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है ना, और हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स टू मेक देयर स्टडी इजियर एंड कंफर्टेबल। ठीक है, चलिए लिखेंगे इसमें। चैप्टर का हेड डाल लेना, अपन से पीरियोडिक टेबल ही डिफाइन करते हैं। नीचे लिखना, पीरियोडिक टेबल may be defined as the table, periodic table may be defined as the table, may be defined as the table which classifies, which classifies, which classifies all the known elements, all the known elements, which classifies all the known elements in accordance with their properties, in accordance with their properties, in accordance with their properties, in such a way that, in such a way that elements with similar properties, elements with similar properties, elements with similar properties are grouped together. समझ के लिखेगा जो लिख रहा है ना, elements with similar properties are grouped together and dissimilar elements are separated from one another, and dissimilar elements are separated from one another. So stop. This arrangement of element is called, this arrangement of element is called, this arrangement of element is called classification of elements. Classification of elements. Classification of elements. ठीक है, नेक्स्ट हेड डालेंगे एक, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैसे डेवलप हुई, अलग अलग साइंटिस्ट की टेबल पढ़ेंगे, क्यों फेल हुई वो भी पढ़ेंगे, फिर हमारा जो आज का टेबल आया उस पे आएंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो आज के टेबल में और प्रीवियस जितने भी टेबल आए थे ना, उसमें एक ही मेजर डिफरेंस था, एंड वो ये था कि आज की टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वो अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड है। 1 के बाद अगला 2 आया, फिर लिथियम 3 आया, फिर बेरिलियम 4, बोरॉन 5। तो ये कैसे अरेंज्ड है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। बट इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास को चूज किया था क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, एंड दैट वाज देयर बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों वो बिगेस्ट मिस्टेक थी? क्योंकि देखो किसी भी एटम की प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है?
नहीं नहीं, और कुछ एटॉमिक नंबर तो करता है बट नहीं, आप भी उन्हीं साइंटिस्ट लोगों में से एक हो जिन्होंने मास यूज किया था। इलेक्ट्रॉन चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कहां से आया? इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से। अरे हर चीज में तो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है ना, हाँ या ना? आप सोचो रिएक्शन पे जब रिएक्शन हो रहा है तो किसका लॉस और गेन हो रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं इंटैक्ट, हाँ है ना? उनका तो रोल तब आता है जब न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन हो, है ना? न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फिजन हो, यानी कि एटम टूटे या नए एटम बने, तब ये हमारे प्रोटॉन का रोल आता है। पर उसके पहले जितने भी रिएक्शन होते हैं, है ना, बॉन्डिंग होती है, वो सब किसके बेसिस में होती है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। तो इलेक्ट्रॉन इज द मेजर वन जो प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है। और आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो क्लासिफिकेशन? मास, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है ना। हम मास किसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो मास में कहीं भी इलेक्ट्रॉन आया क्या? तो जितने भी साइंटिस्ट है सबने जब मास के हिसाब से क्लासिफाई किया, इसलिए उनके मॉडल्स या उनके जो टेबल्स हैं या उनका जो तरीका है क्लासिफिकेशन करने का, वो फेल हुआ। बिकॉज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स डू नॉट डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एट एटम। कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं क्या? इसलिए आज की जो टेबल मोजले ने जो बनाई है, हेनरी मोजले, ही टुक एटॉमिक नंबर एज द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। समझ रहे हैं क्या? तो जितने भी अर्लियर अटेम्प्ट्स हम पढ़ने वाले हैं सब वो मास के बेसिस में ही है। इसमें पहला लिखेंगे हम फर्स्ट, या एक लाइन लिखते हैं फिर फर्स्ट लिखेंगे, लिखना नीचे, ऑल अर्लियर अटेम्प्ट्स, ऑल अर्लियर अटेम्प्ट्स, ऑल अर्लियर अटेम्प्ट्स on the classification of elements, all earlier attempts on the classification of elements, all earlier attempts on the classification of elements were based on their atomic mass, were based on their atomic mass। ठीक है, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे अपन डॉबरनियर ट्रायड्स। स्पेलिंग लिखेंगे DOE DERE DOE BERE NINER apostrophe S, Dauberniers triads। फर्स्ट हाइफन डाल के लिखेंगे, he arranged similar elements, he arranged similar elements, he arranged similar elements in groups of 3, in groups of 3, and showed that their atomic weights were either nearly the same, atomic weights were either nearly the same, either nearly the same, or the atomic weight of the middle element, or the atomic weight of middle element, atomic weight of middle element was approximately the arithmetic mean of the other two, approximately the arithmetic mean of the other two, full stop। These groups of 3 elements were called, these groups of 3 elements were called Dauberniers triad,
डॉबर्नियस ट्रायड। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखना नीचे। जो नीचे लिखे हैं ये इनके वेट्स लिखे हैं ना, एटॉमिक मास लिखे हैं। इनका कैलकुलेट करना ना, इन दोनों का एवरेज निकाल के देखना, तो इसके आसपास आ रहा है कि एग्जैक्टली बराबर आ रहा है। वही काम थर्ड वाले, फोर्थ वाले का भी करना। ये मैंने सेकंड किया है। फर्स्ट में लिखा है एटॉमिक मास नियरली सेम, उतना भी सेम नहीं है बट ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम। सेकेंड वाले का तो एग्जैक्ट आ रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू सेकेंड का एटॉमिक मास। थर्ड और फोर्थ ट्रायड के लिए भी आप लोग यहाँ पे एवरेज निकाल के देखना कितना आ रहा है। 35.5 एंड 127 का एवरेज कितना आ रहा है बताना। एग्जैक्टली 80 आ रहा है कि उसके आसपास आ रहा है। देखिए अपन ने दोनों चीजें लिखी है, अप्रोक्सीमेटली या एग्जैक्टली इक्वल टू। हाँ 80.25 ठीक है। और ये वाला नीचे वाला 80.25 कि 81.25? 81.25 ना। अच्छे देखो एक बार, 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये? 160। 127 प्लस 35 विल बी 162, 162.5 ना। तो 81.25 आएगा ना। कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ 81.25, 88.5 ठीक है। 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2 इज 88.5 ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन ड्रॉबैक यही था कि आप सिर्फ 3-4 ही ट्रायड बना पा रहे थे, है ना। उसमें भी एग्जैक्टली किसी में इक्वल आ रहा है, किसी में अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, किसी में वो अप्रोक्सीमेटली कम आ रहा है। यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1.25 का डिफरेंस है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ। और बोले भी कि 3-4 में ही हो रहा है, तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इट कैन बी अ कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं है ना। तो नीचे लिखना, द ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज द ड्रॉबैक of this classification was the drawback of this classification was that was that the concept of triads was that the concept of triads can be applied only to a the concept of triads can be applied only to a limited number of elements, only to a limited number of elements, limited number of elements, full stop. Therefore it was dismissed, therefore it was dismissed, therefore it was dismissed as mere coincidence, mere, mere coincidence। ठीक है, ये इत्तेफाक हो सकता है कि 4 ही ग्रुप के ऐसे होंगे, सबके नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए सेकेंड क्लासिफिकेशन लिखेंगे, एज मेयर कोइंसिडेंस।
ठीक है, सेकंड सेकंड क्लासिफिकेशन, जो सेकंड साइंटिस्ट आए थे, क्लासिफिकेशन नाम लिखेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड, एक ही वर्ड है, न्यूलैंड एपिस्ट्रोफी एस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, OCT, 8 वाला OCTAVES, ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, OCTAVES। ऑक्ट मतलब 8 होता है, ठीक है, ऑक्टोपस। हाइफन डाल के लिखेंगे he observed that he observed that when the lighter elements were arranged, when the lighter elements were arranged, when the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic mass, again ये भी mass वाला ही है ना, were arranged in order of their increasing atomic mass, comma, the properties of every eighth element, the properties of every eighth element, कभी ऑक्ट आया है, the properties of every eighth element were similar to those of the first one, were similar to those of the first one. The properties of every eighth element were similar to those of the first one, like the eighth note of a musical scale, like the eighth note of a musical scale, like the eighth note of a musical scale। तो पहले समझना इसका मीनिंग। देखो, स्टार्ट किया कर रहे हैं अपन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जो आज भी लगातार ऐसे ही है ना, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। उस समय तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए मैं नियॉन नहीं लिख रहा हूं, समझ रहे हैं क्या। तो फ्लोरीन के बाद नियॉन छोड़ देंगे तो अगला क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन छोड़ देना, आर्गन अगेन इज अ नोबल गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, पहले 20 में ये तीन आती है ना नोबल गैसेस, 2, 10, 18। एटॉमिक नंबर्स क्या है, 2, 10, 18। वही 8 ऐड कर रही है, 2 में 8 ऐड किए तो 10 आया, 10 में 8 ऐड किए तो 18 आ गया। अब 18 में 8 ऐड नहीं करेंगे, 18 में 18 ऐड करते तब 36 आता है, क्योंकि हर आज की टेबल को अगर अपन देखें तो हर पीरियड में 8 एलिमेंट नहीं है ना, तभी इनका मॉडल भी फेल हुआ, ठीक है। चलो, इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन के बाद अपन आर्गन छोड़ दिए तो क्या आएगा अगला, पोटेशियम, और उसके बाद कैल्शियम। ये पहले 20 के इतने याद है आपको। अब देखो, लिथियम के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां एलिमेंट लिथियम जैसा। ये तो डॉबर्नियर ने भी इन दोनों को साथ में रखा था ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 8वां एटम सेम। ऐसा आप कहीं से भी काउंटिंग चालू करो। टेक बेरिलियम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आज भी ये तीनों एक ही ग्रुप में है, आज की टेबल में भी बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम। समझ रहे हैं क्या। तो एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, यहां तक क्लियर है। एवरी एट इज सिमिलर टू फर्स्ट, एवरी एट सिमिलर टू फर्स्ट। अगर फर्स्ट ये है तो 8वां ये है ना, तो ये दोनों सेम थे प्रॉपर्टी वाइज, ठीक है। जस्ट लाइक द एट, क्या लिखे आप लोग लास्ट लाइन में, एट्थ नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल, सा रे गा मा पा द नी सा। सा फिर से आ गया ना, स्टार्ट किए थे स से, फिर 8वां वापस सा आएगा, सा रे गा मा पा द नी सा, तो सा सा सेम होगा ना, सा सा, तो वैसे ही। समझ रहे हैं क्या।
ये म्यूजिकल प्रेमी होगा तो इसने उससे रिलेट कर दिया उसको, ठीक है। हालांकि ये आगे जाके फेल हो गया, क्योंकि आज की टेबल के हिसाब से, आज की टेबल के हिसाब से पोटेशियम के बाद जो अगला आता है रुबीडियम, वो 8 के बाद नहीं आता, वो 18 के बाद आता है। समझ रहे हैं क्या? वो 8 के बाद ना आकर कब आता है? 18 के बाद। Am I clear? और रुबीडियम के बाद जो सीशियम उसके जैसा ही है, वो भी 18 के बाद आता है। समझ रहे हैं क्या? इनफैक्ट 18 नहीं, 32 के बाद आता है। और इसके बाद जो फ्रांशियम है वो भी 32 के बाद आएगा। समझ रहे हैं क्या? तो इसलिए वो लॉ भी फेल होगा, क्योंकि वो लॉ ना सिर्फ पहले 20 तक एप्लीकेबल था। पहले 20 को आप ऐसा बोल सकते हो कि हर पहले के बाद 8वां सेम है, बट आगे जाके ये 8वां वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले वाले, आज की टेबल के हिसाब से अगले वाले पीरियड्स में 8 से ज्यादा एलिमेंट भी तो है, 18 18 32 32 एलिमेंट है एक पीरियड में, जिनको मैंने एक बार टेबल बना करके दिखाया, उन लोग रिलेट कर पा रहे होंगे ना। मैंने 2 बार आप लोग को टेबल बना करके दिखाया है। कब बनाया था? एक बार अपन क्या पढ़ रहे थे उस समय? क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वो 1s के बाद अगला क्या भराएगा, है ना, वो अबाउट प्रिंसिपल याद कराने के लिए मैंने आपको पूरा टेबल का एक ढांचा बना के दिखाया था ना, कि टेबल कैसी होती है। मैंने टेबल नहीं रटाई थी आपको, बट टेबल दिखने में कैसी है, हर पीरियड में कितने एलिमेंट है, हर ग्रुप में कितने एलिमेंट है, कितने ब्लॉक में हमारा टेबल डिवाइडेड, हम ये सब देखे थे। ये इस चैप्टर में तो और डिटेल में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आएंगी। उस समय हमने वो टेबल बनाई भी नहीं थी कॉपी में, है ना, बट इस अभी इस चैप्टर में हम पूरा प्रॉपर टेबल को स्टडी करेंगे कि टेबल में क्या क्या चीजें हैं आज की टेबल में। पर उसको, आज की टेबल को पढ़ने से पहले हम प्रीवियस की टेबल्स पढ़ रहे हैं और उनके ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें ये दूसरा है। तो ये भी लॉ फेल हो गया था आफ्टर कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम ये भी फेल। समझ रहे हैं क्या? तो नीचे लिखना। अच्छा ये तो बना लो, इसको बना लो, ये 3 लाइन बस लिख लेना, है ना, ये रुबीडियम सीशियम अगर मत लिखना। और आप सोचे ना, अगर जब बाद में नियॉन और आर्गन भी डिस्कवर हो जाते हैं, तो नियॉन हो जाता है ना 8वां एलिमेंट, अब तो खत्म ही हो जाते हैं ये लोग, नहीं? हाँ, हाँ बोल सकते हैं, या सिर्फ टिल कैल्शियम तक बोल दो, है ना। हाँ नहीं आए थे, ठीक है। हो गया, ये बना लिया इतना। तो नीचे लाइन में लिखना सोडियम, सोडियम कॉमा द एट्थ एलिमेंट, sodium comma the eighth element is similar to lithium, is similar to lithium, and so is the next eighth element potassium। पहले क्या लिखे? सोडियम जो कि 8वां एलिमेंट है, वो लिथियम के जैसा है। सोडियम द एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू lithium, and so is the eighth element, next eighth element potassium, and so is the next eighth element potassium। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में। दिस दिस लॉ वॉज ऑल्सो डिस्कार्डेड, दिस लॉ वॉज ऑल्सो डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब रिजेक्टेड, दिस लॉ वॉज ऑल्सो डिस्कार्डेड since it was applicable to only, since it was applicable to only, since it was applicable to only lighter elements, lighter elements having atomic mass up to 40, having atomic mass up to 40, having atomic mass up to
40. Stop. Furthermore, with the discovery of noble gases, furthermore, with the discovery of noble gases, with the discovery of noble gases, the properties of eighth element, the properties of eighth element, the properties of eighth element were no longer similar. Properties of eighth element were no longer similar to the first one. To the first one. To the first one. ठीक है, तो ये दूसरे भी फेल. थर्ड, Mendeleev's periodic law. Mendeleev's, MENDELEEV', Mendeleev's periodic law. हालांकि इनका टेबल भी रिजेक्ट हो गया, बट इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा अच्छा था. इन्होंने प्रॉपर टेबल बनाई थी, है ना, और कुछ कुछ चीजें इनकी टेबल की सही थी, है ना, बट अल्टीमेटली ये भी रिजेक्ट हो क्योंकि इनका भी लॉ पूरा का पूरा एटॉमिक मास पे डिपेंडेंट था. तभी कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, एंड देयर वर सम गुड पॉइंट्स आल्सो अबाउट दिस टेबल. ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. तो लॉ क्या बोलता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे तो इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ना कि फिजिकली वो कैसे हैं, केमिकली वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. जैसे हम पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, आज की टेबल के हिसाब से पहले ग्रुप वाले कहलाते हैं एल्कली मेटल्स, क्योंकि वो सभी के सब क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं. एल्कलीज क्या होते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल बेसिस. मतलब सबकी प्रॉपर्टी सेम हो गई ना, सब एल्कली बनाएंगे, सब पानी में डिसॉल्व होंगे. समझ रहे क्या? तो ऐसे ही करके उन्होंने भी सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स जो एक जैसे ग्रुप में रखा उन्होंने, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट इनका पूरा का पूरा क्राइटेरिया किस पे डिपेंडेंट था, मास पे. तो उनका लॉ था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. समझ रहे? आर द पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोल रहे हैं आपको पता है? पीरियड का मतलब क्या होता है, एक टाइम पीरियड कि उस टाइम के बाद वो चीज वापस रिपीट होगी, वही तो होता है टाइम पीरियड. आप जैसे वेव बोलते हो तो अपन क्या बोलते हैं कि इस टाइम के बाद ये वेव फिर से रिपीट हो रही है ना, अभी तो उसको टाइम पीरियड बोलते थे. तो यहाँ पे पीरियड का मतलब क्या है, एक रो. क्या है? एक रो जिसके बाद एक एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, लिथियम के बाद एक पूरा रो आएगा जिसके बाद सोडियम आया, उसके बाद एक रो आएगा, उसके बाद पोटेशियम आया. तो ये वो रो को ही तो पीरियड नाम दिए थे ना. समझ रहे क्या? आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इसके जैसा होगा. आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इसके जैसा होगा. तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या वेट, ये उनका लॉ था. ठीक है, तो पहले उनका लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखेंगे नीचे. Mendeleev's periodic law states that Mendeleev's periodic law states that Mendeleev periodic law states that हाइफन डाल के लिखेंगे, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights. Atomic weights, मास भी लिख सकते हैं, atomic weights. That is, अब इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझते हैं. लॉ तो यही है इसका ना, बट इसका थोड़ा इजी स्टेटमेंट, जैसे अपन बोलते हैं ना कि संस्कृत में दोहा बोल दिए, फिर अर्थात इसका मीनिंग इजी लैंग्वेज में. तो ऐसे लिखते हैं, दैट इज when the elements are arranged in order of their, when the elements are arranged
in order of their the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weights. देखो ये ना मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, पर इसके बाद जो नया टेबल जो आज हम पढ़ रहे हैं जिसको अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मोजले। किसने बनाया था? मोजले ने, राइट। अब मोजले ने भी ना अपना भी एक लॉ दिया कि जैसे मेंडलीव ने लॉ दिया तो मैं भी एक लॉ दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, इन्हीं का लॉ चुराया और वेट की जगह क्या कर दिया, नंबर। तो अब वो उनका लॉ हो गया पूरा। स्टेटमेंट में बस क्या चेंज किया उन्होंने, नंबर, वेट की जगह नंबर। लेकिन सब वही गलती कर रहे थे ना, सब वेट को ही मेन प्रॉपर्टी मान करके उसके हिसाब से टेबल को अरेंज करने की गलती कर रहे थे। तो वो गलती मोजले ने सुधारी और वेट की जगह बस नंबर लिख दिया। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक वेट्स दैट इज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स comma arranged in order of their increasing atomic weights। तो उन्होंने सारे एटम लिए, अब एक एक करके रखते गए। किस किस हिसाब से रखते गए, वेट के हिसाब से। अभी इसका वेट आया, उसके बाद इससे बड़ा कौन है वेट में, उसको रखा, फिर इससे बड़ा कौन है वेट में, उसको रखा। लाइकवाइज वो रखते गए टेबल में अपनी। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स कॉमा एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, elements with similar properties, elements with similar properties are repeated, elements with similar properties are repeated after certain regular intervals, elements with similar properties are repeated आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल। समझिएगा, लिथियम के बाद आफ्टर सर्टन इंटरवल सोडियम आया जो उसके जैसा था, सोडियम के बाद एक सर्टन इंटरवल के बाद एक और एलिमेंट आया जो सोडियम के जैसा है, दैट इज पोटेशियम। समझ रहे हैं क्या? तो वही लिखा है अपन ने कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स, और इसी इंटरवल को उन्होंने क्या नाम दिया, पीरियड। एक हॉरिजॉन्टल रो को क्या नाम दिए, पीरियड। क्योंकि इस पीरियड के बाद एक एलिमेंट आया, इस पीरियड के बाद एक एलिमेंट आया, अब इस पीरियड के बाद एक एलिमेंट आएगा। समझ रहे हैं ना? तो वो रेगुलर इंटरवल का मतलब है पीरियड। फुल स्टॉप। दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, तभी तो देखो ऊपर अपन ने लिखा ना चैप्टर का नाम क्या, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। समझे उस लाइन का मतलब? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल या पीरियड्स। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखे, दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स is called periodicity of properties, is called periodicity of properties। This repetition of properties of elements after certain regular intervals is called periodicity of properties। ठीक है, मेंडलीव के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, इनकी टेबल भी पढ़ेंगे, देखेंगे नीचे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सब हेडिंग डालेंगे इसी में ही, मेंडलीव में ही हम अंदर है ना। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अभी तो हमने मेंडलीव का सिर्फ लॉ लिखा है कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, इतना ही है लॉ। ठीक है ना, उसको समझाएं इसलिए आपको वो पैराग्राफ बड़ा दिख रहा है, जिसका मीनिंग क्या है कि जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट्स के हिसाब से सजाओगे, है ना, then after a certain regular interval elements with similar property will repeat itself, और इसी को बोलते हैं periodicity in properties। ठीक है, प्रॉपर्टीज का एक पीरियड के बाद रिपीट होना। ठीक है, चलो टेबल के बारे में बात करते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें लिखेंगे the table consists of
The table consists of 9 vertical columns, 9 vertical columns, 9 vertical columns called groups, called groups. आज की टेबल में भी वर्टिकल कॉलम को ग्रुप ही बोलते हैं. मतलब बहुत सारी चीजें मोजले ने मेंडलीव की टेबल की चुराई है, राइट. आर कॉल्ड क्या लिखे, 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, फुल स्टॉप. दीज आर डेजिग्नेटेड एज, उन ग्रुप्स के नाम दिए उन्होंने. दीज आर डेजिग्नेटेड एज 0, फिर रोमन में 1, 2, 3 एंड टिल 8. अभी तो 9 होंगे ना टोटल, 0 भी काउंट कर रहे हैं ना अपन, तो 1 से 8 तक 8 हो गए, 0 को काउंट करोगे तो 9 हो गए टोटल. अब आज की टेबल में क्या कर दिया उन्होंने, उन 9 को 18 कर दिया डबल करके, और नंबरिंग रोमन की जगह अरेबिक में ले ली, अपना 1 2 3 वाला. समझ रहे, 1 से लेकर के 18 तक. एक्चुअली अगर आप इनकी टेबल में भी देखोगे ना, तो इन्होंने भी ग्रुप्स को सब ग्रुप में डिवाइड किया था, तो इनमें भी 18 है. हर एक ग्रुप में, जैसे अगर ये ग्रुप नंबर 1 है तो उन्होंने इसको 2 पार्ट में है, तो ये एक ग्रुप, बट अंदर उन्होंने ना कुछ एलिमेंट्स को यहां लिखा, कुछ एलिमेंट्स को यहां लिखा, क्योंकि उन्होंने अंदर भी सब ग्रुप कर दिया था ए एंड बी. वैसे इनके भी 9 दूनी 18 हो गए. बस फर्क इतना था कि इन्होंने अरेंजमेंट मास के हिसाब से की, बट वो अरेंजमेंट से तो बहुत सारा डिफरेंस आ गया ना. कई जगह जो एलिमेंट नहीं होने चाहिए थे वो थे, मतलब डिसिमिलर एलिमेंट्स वर पुट टुगेदर बिकॉज मास के कारण उसको रखना पड़ा वहां पे, एंड सम सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड सेपरेट. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना. तो ये एक ड्रॉबैक था मास के हिसाब से अरेंज करने के कारण. एम आई क्लियर? हाँ, मोस्टली सही है. हाँ, ठीक है. हाँ चलो, इसके अभी पहले अच्छे पॉइंट से पढ़ेंगे, फिर ड्रॉबैक भी पढ़ेंगे, ठीक है. हाँ, तो क्या लिखे, देवर 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, दे वर डेजिग्नेटेड एज 0 से लेकर के 8, फुल स्टॉप. एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 0 एंड 8, except for groups 0 and 8, except for groups 0 and 8, each group is further divided into, each group is further divided into 2 subgroups, 2 subgroups, 2 subgroups designated as, 2 subgroups designated as A and P, capital A and capital P. Full stop. Group 8 contains, group 8 contains, group 8 contains 9 elements, 9 elements. Group 8 contains 9 elements in 3 sets, in 3 sets, in 3 sets of 3 elements each, of 3 elements each. Whereas group 0, whereas group 0, whereas group 0 has no subgroups, group 0 has no subgroups, and consists of one vertical column of, and consists of one vertical column of inert gases, one vertical column of inert gases. inert noble एक ही है ना, noble gases, inert gases. पहले उनको inert बोलते थे क्योंकि पहले ये मानना था कि ये गैसेस रिएक्ट नहीं करेंगी. क्यों नहीं करेंगे ये रिएक्ट? क्योंकि ऑलरेडी इनके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट ऑक्टेट सब कंप्लीट है ना इनका, ये पहले से खुश है, तो इनको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, है ना.
तो दैट इज व्हाई अर्लियर इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते थे कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। बट अगेन साइंटिस्ट लोगों ने इनके साथ एक्सपेरिमेंट करके सोचा कि ड्रास्टिक कंडीशन देके इनको भी रिएक्ट करवाते हैं, तो कुछ कंपाउंड्स लैब में बनने चालू हो गए इनके भी। दैट इज व्हाई अब नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, नोबल गैसेस। इनर्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में तो ये रिएक्ट नहीं करते, आप एक्सट्रीम कंडीशंस दोगे तो ये भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है। चलिए फुल सब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, देयर आर 7, 9 तो वर्टिकल कॉलम हो गए, 7 horizontal rows called pyramids, 7 horizontal rows called pyramids, numbered from 1 to 7, numbered from 1 to 7। यहां वो अरेबिक न्यूमरल्स है ना, 1 to 7 वाले, नॉर्मल जो हम लिखते हैं 1 to 7 वो अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं, 1 to 7, ठीक है। नेक्स्ट एक सब डालना, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पहले इंपॉर्टेंस फिर डिफेक्ट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अच्छी बातें क्या थी इसके टेबल की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, आप इनको कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, मेरिट्स भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, सबका मीनिंग एक ही है ना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। ये देखो इन्होंने प्रॉपर एक कॉलम बना बना के एलिमेंट्स को रखा था, इसके पहले तक तो वो ट्रायड में 3-3 करके रख रहे थे, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप नहीं था, बट यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, एक पर्टिकुलर ग्रुप में सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, ठीक है। और न्यूलैंड में भी एक के बाद 8 गिनो, उसके बाद भी वो चीजें डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेस। बट इनको क्या पता था, इन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी डिस्कवर हो सकते हैं जो सबसे अलग होंगे। नोबल गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स, वो अपने अलग ही उनकी प्रॉपर्टीज होती है, तो इसलिए उन्होंने अलग एक ग्रुप रखा उनके लिए, जीरो नाम का। नाम क्या था ग्रुप का, जीरो ग्रुप, उनको अलग ही रखा, ठीक है, ताकि क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उनको किसी और के साथ हम मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, तो हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल simplified and systematized, simplified and systematized the study of the elements, the study of the elements, simplified and systematized, system लिखना पहले, system फिर ATIZED, systematized कर दिया चीजों को, simplified and systematized the study of the elements, the study of the elements and their compounds, and their compounds, and their compounds, इसका क्या मीनिंग हुआ, एंड देयर कंपाउंड्स। अभी तक तो अपन सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट कर रहे थे ना, कंपाउंड्स का स्टडी कैसे इजियर हो गया, सिस्टमेटाइज हो गया। उन्होंने क्या किया, जैसे ग्रुप फर्स्ट है ना, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे, तो उनका जनरल फॉर्मूला उन्होंने ऊपर ही लिख दिया कि हर एलिमेंट इस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। अब जैसे लिथियम है तो Li2O बनाएगा, सोडियम है तो Na2O बनाएगा, पोटेशियम है तो K2O बनाएगा। तो R स्टैंड्स फॉर सिंबल, उस एलिमेंट का सिंबल रखो, आपको उस एलिमेंट का ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा, कंपाउंड, समझे क्या। तो ऐसा उन्होंने ऊपर ऐसे लिख दिया, ऑक्साइड का भी लिखा और हाइड्राइड्स का भी लिखा कि ये एलिमेंट जब H के साथ कंपाउंड बनाएगा तो कैसा बनाएगा, और जब O के साथ कंपाउंड बनाएगा तो कैसा बनाएगा। फॉर्मूला जनरल लिख दिया ऊपर, जनरल फॉर्मूला समझ रहे हैं ना, कि जो भी इस ग्रुप का ऑक्साइड बनाएगा उसका सबका जनरल फॉर्मूला इसी टाइप का होगा।
बस आपको उस आर की जगह उस एलिमेंट का सिंबल को रखना है। समझ में आ रही चीजें? तो ऐसा उनके टेबल में ऊपर लिखा हुआ था, ऑक्साइड ऑल्सो एंड हाइड्राइड ऑल्सो। व्हेन एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एंड व्हेन एलिमेंट कंबाइंस विद हाइड्रोजन तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। ठीक है, दैट इज व्हाई एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों लिखे, एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स। सिंस देयर प्रॉपर्टीज, सिंस देयर प्रॉपर्टीज, हाँ हाँ कंटिन्यू, फुल स्टॉप भी नहीं डालना ना, उसी में कंटिन्यू करना। सिंस सिस्टमेटाइज कैसे कर दिया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना इजियर हो गया ना, एक ग्रुप में सारे। सिंस देयर प्रॉपर्टीज कुड नाउ बी, सिंस देयर प्रॉपर्टीज could now be studied as, could now be studied as groups, could now be studied as groups। इस ग्रुप की प्रॉपर्टी ये है, इस ग्रुप वाले सारे एलिमेंट R2O टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे विद ऑक्सीजन। समझ रहे हैं ना? ओके, यानी कि अगर आपको उस ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है, यानी कि आपको उस ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है। सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटाइज्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट मेरिट है ना, मेंडलीव टेबल का मेरिट। सेकंड पॉइंट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन मतलब प्रेडिक्ट करना, हुआ अनुमान लगाना है ना, गेस करना। ठीक है, हाइफन डाल के लिखेंगे, एट द टाइम व्हेन मेंडलीव्स, एट द टाइम व्हेन, at the time when Mendeleev's periodic table was formulated, at the time when Mendeleev's periodic table was formulated, मतलब जब मेंडलीव अपनी टेबल बना रहे थे, at the time when Mendeleev's periodic table was formulated, only 63 elements were known, only 63 एलिमेंट्स वर नोन। और आज की टेबल में कितने हैं? 118, 118 है ना, ऑलमोस्ट डबल। ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, फुल स्टॉप। देयरफॉर व्हाइल अरेंजिंग, अब देखो इन्होंने क्या किया, देयरफॉर व्हाइल अरेंजिंग, देयरफॉर व्हाइल अरेंजिंग द एलिमेंट्स, therefore while arranging the elements according to their properties, therefore while arranging the elements according to their properties, therefore while arranging the elements according to their properties, Mendeleev left some blank spaces, Mendeleev left some blank spaces or gaps, or gaps, or gaps, full stop. This gaps represented, this gaps represented, this gaps represented unknown elements, this gaps represented unknown elements, full stop. Mendeleev also predicted their properties, Mendeleev also predicted their properties on the basis of their positions, on the basis of their positions। जैसे एक एग्जांपल समझना, जब वो एल्यूमिनियम के नीचे आए होंगे अरेंज करते हुए, सुन रहे हैं इधर, ऐसे रखते गए एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एल्यूमिनियम वाला पीरियड खत्म हो गया, जब वो नीचे आए होंगे, नीचे वाली पीरियड में जब वो एल्यूमिनियम के नीचे किसी को प्लेस कर रहे होंगे मास के हिसाब से, वो एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा होगा,
बट उन्होंने देखा कि यार ये तो एल्यूमिनियम के जैसा नहीं है, हो सकता है वो एल्यूमिनियम के जैसा प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा होगा, तो अगर मैं यहां रख दिया उसको ये तो गलत हो जाएगा कि वो एल्यूमिनियम के जैसा नहीं है तब भी एल्यूमिनियम के ग्रुप में है। वो तो अपनी अपने ही टेबल को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना कि मेरे टेबल के हिसाब से ग्रुप में सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एलिमेंट को यहां नहीं रखा, ये सोच के कि इन फ्यूचर एल्यूमिनियम के जैसा कोई एक और एलिमेंट डिस्कवर करेगा कोई ना कोई, तब उसको वो यहां रख देगा। अभी मैं ये जगह छोड़ देता हूं और उस एलिमेंट को अगली जगह पे रख देता हूं। समझ गए क्या? तो एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ दिया उन्होंने, एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दी। समझ रहे क्या? सेम काम उन्होंने किया था सिलिकॉन के नीचे। सिलिकॉन के नीचे भी जब वो पहुंचे थे तब उनको एक एलिमेंट ऐसा मिला जो सिलिकॉन के जैसा नहीं था, तो उन्होंने अच्छा किया नहीं रखा यहाँ पे, नहीं बाहर रख देते तो फिर आप क्या बोलते कि सिलिकॉन के नीचे ऐसा एलिमेंट पड़ा जो सिलिकॉन के जैसा है ही नहीं, फिर क्यों उसके नीचे पड़ा हुआ है, क्यों उसके ग्रुप में है? तो उन्होंने वहां पे भी एक स्पेस छोड़ दी। लेटर ऑन उन्होंने इनके स्पेसेस में नाम भी दिए कि जो आएगा वो एल्यूमिनियम के जैसा ही होगा, तो संस्कृत में एका बोलते हैं ना, तो उन्होंने नाम दिया इस स्पेस का एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया? एका एल्यूमिनियम, और इसका नाम दिया एका सिलिकॉन। समझ रहे हैं क्या? लेटर ऑन जब डिस्कवरी हुई तब एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम नाम का, गैलियम, जिन्होंने इसकी जगह ली, और एक और डिस्कवर हुआ जर्मेनियम नाम का, जिन्होंने इसकी जगह ली। समझ में आ रहा है? तो वो है सिलिकॉन जैसा ही, नाम बाद में जर्मेनियम दे दिया उसको, पर उन्होंने उस समय उसको क्या नाम दिया था? एका सिलिकॉन एका एल्यूमिनियम, क्योंकि गैलियम एल्यूमिनियम जैसा है और सिलिकॉन सॉरी जर्मेनियम सिलिकॉन जैसा है। समझ रहे हैं क्या? बस इस लाइन को खत्म करते हैं। क्या लिखे आप लोग? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, फुल स्टॉप। ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम। गैलियम के ब्रैकेट में लिख लेना एका एल्यूमिनियम। गैलियम की स्पेलिंग GALLIUM। गैलियम ब्रैकेट में एका एल्यूमिनियम, ब्रैकेट में एका एल्यूमिनियम, एंड जर्मेनियम ब्रैकेट में एका सिलिकॉन। जर्मेनियम ब्रैकेट में एका सिलिकॉन। ठीक है, ये दो मेरिट हमने आज लिखा है ना, एक और मेरिट है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं और फिर इसके डीमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था ना गैप वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बस अपने मास के हिसाब से रखते नहीं गए जो बाकी लोग भी कर रहे थे, उन्होंने इंटेलिजेंटली सोच के जगह छोड़ दी, गैप छोड़ दिया कि कभी ना कभी फ्यूचर में डिस्कवरी होगी तो इसके जैसे एलिमेंट इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है,